बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक तरफ वीडियो ऑडियो के चर्चे हैं तो तीसरी जानब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की भी चेमा गोइयाँ हैं। कुछ सहाफ़ती सियासी हल्कों का कहना है कि ये मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और अपोजिशन का जो इस पर जो स्टांस है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इन तमाम जो मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर है उस पर भी उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो ये सीज़न 3 स्टार्ट हुआ है इस पर वो क्या क्या मामलात लेकर आएंगे, क्या एक जमहूरी और आइनी हुकूमत को गिराने की ये तमाम जो तैयारियां हो रही हैं या अदम एतमाद और दीगर ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा नज़ीर साहब। आप सेक्रेटरी इत्तलात सिंध हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर तजियाकार, आपने कई पाकिस्तान की सियासत में अदवार देखे हैं, पॉलिटिक्स में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तसद्दुक़ गौरी साहब। गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे सर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से। ख्वाजा साहब आपसे ना, टेक्नोलॉजी आप भी चाहते थे, इलेक्शन रिफॉर्म सब चाहते थे, आज अगर ये हो रहा है इतना क्रिटिसाइज के नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इतनी मशीनें कैसे आएंगी, कब होगा। हालांकि अब तो वो जो आपके शक व शुबात थे कि ये ट्रैप हो सकती है या इसमें कोई ब्लूटूथ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो क्यों नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि इस अहम मौजू पर आपने पार्टी की तरफ से मेरा मतलब बयान या गुफ्तगू आप चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, इसके हवाले से मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पहले अर्ज कर दूं। कौमी असेंबली में ये सहूलत मौजूद है कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। 17 नवंबर को जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो कुल मिलाकर 442 अफराद जो हैं MNAs और सेनेटर्स, उनकी तादाद बनती है। आप ये देखिए कि कौमी असेंबली में लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जो कि 442 अफराद को जिसने गिनना था, जिनके वोट गिनने थे बटन दबाकर, वो तो इनसे मैनेज हो नहीं रही। ठीक है। वहां आपने देखा कि कभी हाथ खड़े करवाए जा रहे थे, कभी आवाज से यस और नो के हवाले से पूछा जा रहा था कि कौन इसके फेवर में है और कौन इसके फेवर में नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2 लाख मशीनें, जिस पर के तकरीबन 150 से 200 अरब रुपए सिर्फ मशीनों की प्रोक्योरमेंट पे खर्च होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि गुज़श्ता पूरे इंतखाबात पे 20 अरब से ज्यादा का खर्चा नहीं हुआ। 2 लाख मशीनें खरीदी जाएंगी। 2 लाख मशीनों को ऑपरेट करने के लिए आपको IT से मुताल्लिक लोगों को ना सिर्फ हायर, एंगेज और ट्रेन करना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ और लॉजिस्टिक्स जो हैं वो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जिस तरह जनाब स्पीकर कौमी असेंबली ने एक कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि हम मुशावरत के साथ बिल्स जो है पार्लियामेंट में लाएंगे, अगर वो तरीकाकार अपनाया जाता तो मुमकिन था कि अपोजिशन और ये जो हुकूमती पार्टी है वो मिलकर इसको बेहतर बना सकते थे। अब देखा ये गया कि आईन और कानून ये कहता है आपका कि पहले आप बिल जो है कौमी असेंबली में पेश करें, शिकवार उस पर बहस हो, मुबाहिसा हो और मतलब उसको पढ़ा जाए। उसके बाद जो है वो पार्लिमानी कमेटी में भी जाता है और यही तरीकाकार जो है सेनेट में किया जाता है। फिर वहां वोटिंग होती है। अगर फर्ज कीजिए कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे हमारी हो या मौजूदा हुकूमत हो, वो बिल पास नहीं होते तो उसके बाद आखिरी जो एक रिजॉर्ट होता है वो यही होता है कि फिर आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के उससे अप्रूवल लेते हैं। आपने बाईपास किया। सेनेट में आपने देखा कि जुम्मे के रोज वक्फे नमाज के दौरान आपने वो बिल भी पेश कर दिए जो एजेंडे पे नहीं थे। इससे क्या जाहिर होता है कि आप ना आईन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं और कुछ पार्लिमानी रिवायात होती हैं। तो आपने तो मैं समझता हूं कि पार्लिमानी रिवायत का मजाक उड़ाया, उसकी धज्जियां बिखेरी
तो समझ में नहीं आता कि ये करना इसको- क्या चाहे, इतनी जल्दबाजी किस बात की इस है। शुबे को फिर आप कैसे दूर करेंगे कि ओपोजिशन कह रही है कि हम ईवीएम से नहीं होने देंगे, लेट्स सपोज अगर हो गए इलेक्शन और पीटीआई जीत भी जाती है तो फिर भी हम यही देखिए, सुनेंगे बात कि जिस ये तरह है- आरटीएस सिस्टम के बारे में हम जी सुन मैं रहे हैं। यस कर देता हूं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में ईवीएम जो है बुनियादी तौर पे एक इलेक्शन जो है उसमें वोटिंग का तरीकाकार है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। अब आप ये देखिए कि उस इलेक्शन में फरीकैन कौन कौन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मैच आप खेल रहे हैं, तो मैच में जो फरीकैन हैं उनमें ना सिर्फ ये है कि हुकूमती पार्टी और उनके इत्तेहादी हैं, उसके अलावा ऑपोजिशन की तमाम जमातें, और वो तमाम जमातें और मुतवक्के उम्मीदवारान जो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे वो भी फरीकैन हैं, ठीक है। अच्छा, उसका एक मेजर फरीक जो है, स्टेक होल्डर जो है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही है। आइन और कानून के तहत वो एक आईनी और खुद मुख्तार इदारा है, और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो मुल्क में आजादाना, साफ, शफाफ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। तो ऐसे जिस तरह आप कह रहे हैं ये इलेक्शन हो पाते हैं, आप देखिए, लोग अर्ज उस ये पे है कि यकीन करते हैं? जब स्टेक होल्डर्स बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने 37 एतराजात जो है बिल्कुल ऐसा ही है। पार्लियामेंट में पेश किए कि जनाब इसमें ये कबाहतें हैं, उनको रफा किया जाए, वो तो हमने किया नहीं। तो पहले ही दिन से, अभी इलेक्शन हुए नहीं है, आपने ये बिल पास करके आने वाले इलेक्शंस को अगर आप ईवीएम पे जाते हैं, पहली बात तो ये है कि ये लॉजिस्टिकली मुमकिन ही नहीं है मुमकिन। अच्छा, वो जो 37 एतराजात थे, हुकूमत ने आपको लग रहा है कि उनको बाईपास किया, उनको वैल्यू नहीं दी, फोकियत नहीं बख्शी और आगे देखिए, बढ़ गए कि नहीं जी हमने बात टेक्नोलॉजी। यह है कि जब तक फरीकैन रूल ऑफ द गेम जो है, या रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो उसका नतीजा कौन मानेगा। मेरी गुजारिश ये है। अच्छा, फिर ये कैसे खत्म होगा कि मुर्दों के भी वोट डल गए, एक साहब के 100 वोट डल देखिए, अर्ज ये गए, है, डब्बे भी गायब हो गए, प्रेसिडेंट अफसरान भी गायब हो इसका गए, इसका हल सिर्फ क्या है? ये पार्लिमान में है, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियां और अपोजिशन मिलकर बैठे और संजीदगी से इस पर काम करें, और स्टेक होल्डर, जो मेजर स्टेक होल्डर है, जिसकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्वॉल्व करें। और फिर अगर ये इत्तफाक राय से अगर ये हो जाता है तो फिर नथिंग लाइक। इत्तफाक राय से मैं आऊंगा तसद्दुक़ गौरी साहब आपके पास। इत्तफाक राय से ये क्या आपको तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं? क्या वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत ये ईवीएम से इलेक्शन करवा पाएगी, या जिस तरह अभी चमागोइयां हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है टेक्निकली तौर पर? कैसे, क्यों मुमकिन नहीं है? पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि जैसा ख्वाजा साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में ये मशीन नस्ब है और वहाँ पे भी हाथ ऊपर की गए या मेम्बरान को खड़े होकर वोटिंग की गई। नहीं सर, लाए गए भी थे इस तरह की नहीं, मामला वो तो अलग चीज़ है। बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट की मौजूदा तारीख के अंदर मशीन है या नहीं है, ये मेरे इल्म में नहीं था, ख्वाजा साहब से इल्म में आया, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, अगर इस्तेमाल किया जाता, पहले इनके मुस्लिम लीग के और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वोटिंग गलत हुई, एक बात है, यानी कि तो वो मेम्बरान को खड़े होकर गिनने का इसलिए कहा जाता है कि तमाम लोग शक व शुबा दूर हो जाएं। अगर इस वक्त हम इस मशीन को यूज़ करते तो हुकूमत यूज़ करती तो मज़ीद तज़ाद पैदा होते हैं। ठीक है, और अब हुकूमत ने यह कहा है कि हम पहले इसको बलदियाती इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये मशीन को जनरल इलेक्शन में होना चाहिए या ना होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। सर, वीडियो ऑडियो स्कैंडल आपने देखा कि आजकल फिर से मतलब न सिर्फ अपोजिशन और एक ट्रेंड चल पड़ा है कि फिर आपने देखा कि मरियम साहिबा की भी हुकूमत ने ऑडियो लॉन्च कर दी। तो ये पेंडिंग की चीज़ें बाद में लॉन्च होती हैं, पहले रख दी जाती हैं। जैसे जजेस के मामला भी आपके सामने है, साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट भी गूंज रही है, जिसकी फोरेंसिक के लिए भी हो रहा है। ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में? वैसे तो ये पुराना ट्रेंड है भाई। आप ये देखें कि साकिब निसार की वीडियो आई, जस्टिस साकिब निसार की, उसके बाद मरीम नवाज की आई ऑडियो आई। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही बात की जो साकिब निसार ने की कि ये भी मेरी वॉइस को मुख्तलिफ जगह से काट के जोड़ के बनाई गई है। ठीक है, मैंने अगले प्रोग्राम में यही बात की थी आपसे कि
अब बीबी मरियम जो इन चीज़ पे डिफेंस करेंगी जब उनकी वीडियो सामने आ गई। अच्छा, वो कहती है कि साकिब निसार की वीडियो सही है और वो कहती है कि मेरी वीडियो गलत है। अगर सही है तो दोनों सही है, गलत है तो दोनों गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये भी बात की कि ये नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग, बीबी मरियम तो आज आई हैं सियासत के अंदर, और नवाज शरीफ पहले दौर से ऑडियो कैसेटों पर काम करते रहे हैं। वो मैंने मिसाल भी दी थी, जंग ग्रुप के खिलाफ सैफुल रहमान को इस्तेमाल किया वीडियो के जरिए। ऑडियो वीडियो सामने आई कि भाई कि वो अहकाम कर रहे हैं कि जंग के साथ ये किया जाए, वो किया जाए, ठीक है। और जंग ग्रुप के पास कागज भी, रिवेंज की पॉलिटिक्स हम देखिए, क्यों नहीं, इसको आगे मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि ये सारी चीज सामने आई, जो इनके लिए हो वो सही है, जो उनके लिए गलत हो। अब मियां साहब ने वहां स्पीच की सेमिनार से आसमान जहांगीर के, अच्छा, उसमें तो वो भी जज साहबान मौजूद, चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो मौजूद है, उस फैसले में मौजूद थे ना। बीबी मरियम अगर उस चीफ जस्टिस के पास जाना चाह रही हैं और वो कहती है कि ये गलत है सारा चीज, साकिब निसार के कहने पे हुआ, साकिब निसार तो उस बेंच के हिस्सा ही नहीं थे, उस बेंच की सरबराही नहीं की, और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं और दीगर जो जज साहिबान हैं मौजूदा, वो तो उस बेंच पे शामिल थे। तो आप उन्हीं को गलत कह रही हैं, उन्हीं के फैसले को, और उन्हीं के पास जाना चाह रही हैं, तो ये तो बातों में तजाद है ना सारी चीजें। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब साबिक जज, उन पे भी इस तरह के मामला, फिर साकिब निसार साहब पे भी, क्या अब मौजूद अदलिया को, जुडिशरी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहिए? फिर बहुत सारे केसेस हम लेके जाते हैं अदलिया के पास, तो अदलिया कहती है कि ये सियासी केसेस सिर्फ अदलिया का मसला नहीं है, मुस्लिम नून के साथ सिर्फ अदलिया मसला नहीं है। चौधरी इफ्तिखार को तो एक कंधों पर लेकर घूमते रहे, जो इनके साथ मसला ये है कि जो इदारे भी जो हैं, अगर इनके गलत को गलत कहेंगे उनके खिलाफ हो जाते हैं। चौधरी इफ्तिखार को तो उन्होंने कंधों पे उठाया, और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट थे सिंध के सजाद हुसैन शाह साहब, उनको उनके पर हमला कराया गया, कोर्ट में बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। वो तो बेचारे इंतकाल भी कर गए, उनको पेंशन चीफ जस्टिस की नहीं मिली, सारी जिंदगी वो बेचारे इस बात पे वो रहे। तो इसी तरह दिगर जाम इदारे, फौज के आप ले लें, फौज पे तनकीद किया। आज बीबी मरियम भी बड़ी फौज के पर चीखना चलाना शुरू किया हुआ था, तनकीद कर रही थी, जनरल फेज के पर भी, मुख्तलिफ चीजों के पर भी। जब आप इदारों से लड़ेंगे, और इन्हीं इदारों ने तो आपको बनाया और आपको आगे लाए, ठीक है, तो फिर आप पॉजिटिव सियासत किस तरीके से करेंगे? चले जी, ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? मीठा मीठा आप अब कड़वा कड़वा तू के जब हमारे खिलाफ फैसले आए तो फिर कहें जी नहीं अब हमसे इंसाफ नहीं हुआ, और जब हमारे हक में कोई फैसला है तो हम बोलते हैं इंसाफ की जीत। देखिए, गुजारिश ये है कि थोड़ा सा हम इसके पस मंजर में चले जाते हैं, तो तारीख क्या है। जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने, उनका केस तो मुस्लिम लीग नून ने आश्कार नहीं किया था ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गए तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आपने अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया होता तो शायद ये मामला आगे इतना न बढ़ता। फिर जस्टिस अरशद मलिक मरहूम की वीडियो आई और उन्हें बरमला उसका इजहार किया कि मुझे पुरानी वीडियो दिखाकर मुझ पर दबाव डालकर मुझसे ये फैसला लिया गया। आपने उनको इस बुनियाद पर मरहूम को नौकरी से बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन उनका जो दिया गया फैसला दबाव में हासिल किया था, आपने वो अभी तक सो मोटो लेकर उसको आपने कलअदम करार नहीं दिया। उसके बाद राना शमीम साहब का बिल्कुल ऐसे ही है स्टेटमेंट आया ऑन ओथ। तो ये रुकिएगा, राना शमीम साहब को ये आज ख्याल आया? अगर वो इतने ईमानदार थे तो वो उस टाइम बता देते। अच्छा चलिए, आप ये बता दें कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले ये बात की थी ना, तो उस पर क्या एक्शन हुआ? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज। और ये लेट्स सपोज राना शमीम उस वक्त ये कह देते कि मेरे सामने मेरे चाय टेबल पे ये मामला, तो मुमकिन है अगर वो उस वक्त जज थे तो उनको भी शौकत सिद्दीकी की तरह इबरत का निशान बना दिया जाता। अच्छा, वो माहौल नहीं था। माहौल में भी फर्क है। अब ये जो ऑडियो क्लिप आई है और जिन साहब ने रिलीज की है, इससे पहले वो पापा जोन्स रिलीज कर चुके हैं।
उस पर तो आज तक किसी ने तहकीकात नहीं की कि उन साहब के पास इतना सरमाया कहां से आया, एक सरकारी नौकरी में करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने किस तरह कमा लिए, किसी ने उसको डिनाई नहीं किया। आज उन्होंने ही उस टेप को 2 माह के बाद रिलीज किया आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम अ वेरी रिलायबल कंपनी गैरेट डिस्कवरी। ठीक है, आसमा जहांगीर साहब का मुझे इस पे स्टेटमेंट याद आ रहा है कि पाकिस्तान में जब तक इंसाफ जर्नलों का, जजेस का, सबका नहीं होगा तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। तो एहतसाब सबका होना चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब ने। आप मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं JUI के। सर खुश आमदीद कहेंगे गौरी साहब? जी सर, ये PDM का सिलसिला दोबारा से चल पड़ा है। अब कौन से मकासद हैं जो आप हासिल करेंगे, और कुछ बताएंगे पहले क्या आपने हासिल किया था? ये धरने और ये तमाम ये जो जुलसे जुलूस मुख्तलिफ शहरों में हुए, कुछ पहले मिला था कि अब आपको मिलेगा कुछ? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि हम जब भी हुकूमतें बनती हैं तो हुकूमतों का 2 हिस्सा होते हैं, एक होती है हुकूमत और एक होती है अपोजिशन। ठीक है, एक होती है हुकूमत, एक होती है अपोजिशन। हम अपोजिशन का हिस्सा है और अपोजिशन का काम होता है हुकूमत की कोताहियों, हुकूमत की गलतियों और हुकूमत के जो गलत इकदाम होते हैं उनके ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर एहतजाज करना। एहतजाज के आइन के अंदर तरीके मौजूद हैं और उन तरीकों के मुताबिक करना, समझे? तो सर हासिल वसूल उस एहतजाज से आपको नहीं लगता कि आप क्या महंगाई कम हो गई? क्या वफाकी हुकूमत ने आम आवाम के साथ जो वादे किए थे अपोजिशन के एहतजाज और आपके इस प्रेशर पर आवाम को कुछ रिलीफ मिला? सर देखिए, बात यह है कि हमारा काम, देखिए हम एक लिमिट तक जा सकते हैं। अफगानिस्तान तो है नहीं कि हम बंदूक उठा के हुकूमत के साथ लड़ना शुरू होंगे। हम आवाम के मसाइल के लिए अगस्त 2018 से जब से ये हुकूमत बनी है हम रोड के ऊपर खड़े हैं। कभी हमने मिलियन मार्च किए हैं, कभी हमने आजादी मार्च किया है, कभी हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए हैं। गौरी साहब, सॉरी फॉर असलम गौरी साहब, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप 2-4 माह जाके बैठ जाए इस्लामाबाद में। मुमकिन है फिर आपकी जो मामलात हैं या जो आपको आवाम के लिए हमदर्दियां हैं, और होनी भी चाहिए, महंगाई आपके सामने है, सबने देखा है। अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आप वहां जाके धरना देके बैठ जाए, क्योंकि आप तो ये कहते हैं अब हम बैठ गए, अब हम नहीं उठेंगे। तो अब क्या इरादा है सर? देखिए, ये भी हो सकता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये आईनी तौर पे ये हमारा हक है, हम ये भी कर सकते हैं, मार्च भी कर सकते हैं, धरना देके बैठ भी सकते हैं। आप चूंकि इस वक्त अपोजिशन के एक बड़े इत्तेहाद का हिस्सा है, बल्कि हम उसकी सरबराही कर रहे हैं PDM का, तो PDM में मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, उन सब की मुशावरत से चलना होता है। जब मैं एक पार्टी होता हूँ तो मैं एक पार्टी अपने फैसले खुद करती है और फिर उस पर चलती है। हमने जब 16 मिलियन मार्च किए तो उस वक्त मैंने किससे मशवरा नहीं किया, मेरी पार्टी ने किया। जब हमने आजादी मार्च किया हमने अपने तय किया, हम गए वहां पर, हम रहे, सब साथी थे हमारे साथ, ताउन करते थे, आते जाए, लेकिन मेन हम थे। चले, चूंकि PDM है, अब PDM है। इस बार फिर गौरी साहब, इस बार क्या आप लोगों ने क्या लायाबल बनाया है कि इस्लामाबाद में धरना देके बैठ जाना है? ना जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह इस दफा हम भरपूर तरीके से जाएंगे और इसको हम फाइनल करने जा रहे हैं। 6 दिसंबर को इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खबर देंगे। हम 6 दिसंबर के इजलास में इसको हम फाइनल स्ट्रेटेजी के साथ ऐलान करेंगे। अभी हमने हर पार्टी ने अपनी अपनी पार्टियों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है कि टाइम कौन सा तयन किया जाए, किस तरह से आया जाए। मसलन कुछ पार्टियां KPK की हैं तो वहाँ बर्फबारी होती है, कुछ के इसी तरह बलूचिस्तान की पार्टियां तो बर्फबारी होती है, तो कब अपने कारकुनों को इजीली निकाल सकती है। अच्छा गौरी साहब, ये जो आपने जिस तरह बात की कि ठीक है, वेदर एटमॉस्फेयर के मामला भी ठीक है, ये सर्दियों में ही अक्सर हमने देखा है ये सिलसिला चलता है, तो अब आपके पास पीपल पावर है, तमाम जो PDM के धड़े जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो लाखों में लोग हैं जो बैठ जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने आजादी मार्च किया था तो हम तो एक पार्टी थी ना जी,
और बीबीसी ने कितने लाख अफराद बताए थे, अब भी ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और कितने किलोमीटर पे वो थे वो भी आप देख सकते हैं। कितने दिन वहां रहे, 15 दिन हम वहां रहे, सबको पता है, कुछ छुपी बात तो नहीं है। तो कहने की बात है हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ है। और इस वक्त सूरत वो नहीं है। इस वक्त तो आवाम इंतहाई परेशानी के आलम में है। आवाम को हम जख्म में मरहम रखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और उस वक्त हम तो हमारा मुकम्मल एहतजाज इस पे था कि अच्छा, असलम गौरी साहब एक बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है इस तरह वो साइड पे हो गए। अगर ये कहे कोई एक बहाने कि उनको तलाश थी और उनको वो मिल गई, उनका ये कहना है कि हम जो चाह रहे थे वैसे आप करते, लेकिन ऐसा ना हो पाया। ऐसा तो नहीं है कि जब आप ये निकलेंगे तो नून लीग भी नहीं होगी और आप अकेले होंगे? हम अकेले हुए तो हम अकेले भी ये काम करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं, हमें तजर्बा है, इनको तजर्बा नहीं है किसी को भी। अच्छा, आपको पता है इससे पहले जो मिलन मार्च था हमने अकेले किया, आजादी मार्च हमने अकेले किया, हमें तजर्बा है, हम जाना भी चले जाएंगे। और कल मौलाना फजल रहमान साहब ने परसों कहा है अपनी तकरीर में कि अगर सारी अपोजिशन की पार्टियां लेट भी जाए तो हम तनहा ये जंग लड़ेंगे। असलम गौरी साहब, तसद्दुक़ गौरी बात कर रहा हूँ। आप तमाम हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुनज़्ज़म है, आपके पास पावर भी है, अवाम की लोग भी है पूरे पाकिस्तान में है, मगर फायदा तो नून लीग को होगा ना, वजीर आजम तो नून लीग का बनेगा, तो आप लोग किस लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? चले जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त बड़ी पार्टी तो नून लीग ही है। कौमी असम्बली में नून लीग बड़ी पार्टी है और पंजाब बड़ा सूबे की पार्टी है और पंजाब की अक्सरियती पार्टी भी वही है। लेकिन बात यही है कि जिस वक्त हम मुल्की मफाद की बात करते हैं तो फिर जाती मफादात को हम तरजीह नहीं देते, वो पीछे ले जाते हैं। और फिर उस वक्त ये देखते हैं कि मुल्क का फायदा किसमें है। बात का छोटी पार्टियां हैं, बहुत छोटी पार्टियां होती हैं, उनके अपना एजेंडा होता है, वो भी तो साथ शामिल होते हैं। उनको तो इक़्तिदार नहीं मिलना होता, लेकिन वो इसमें शामिल होते हैं कि मुल्क की बका के लिए हमें मिलकर काम करना है। लास्ट में असलम गौरी साहब, लास्ट में बताइएगा कि ये तीसरा फेज आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ये इस पे लाखों के अखराजात इस पे आते हैं, ये फंडिंग कौन करता है? कोई एक पार्टी करती है? हजूर, पिछला मैं अपने प्रोग्राम की बात करता हूँ कि मेरे कारकुन 28 लाख कारकुन मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिनकी डिटेल मौजूद है विद उनके टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स। ठीक है। और मैंने हर कारकुन से 100 रुपए लिया था पिछले मुजाहरे के लिए, तो आप सोच लें 100 रुपए के साथ कितने करोड़ बनते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके लोग हैं, जो मदारस के बच्चे हैं, वो आपको पैसा भी देते हैं? मदारस के बच्चे का लफ्ज आप इस्तेमाल करें, उन्हें यूथ कहते हैं और वो वोट डालते हैं, शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, उसी तरह जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं। मदारस को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मुल्क में एक नई अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। ऐसा ना कि मदारस वालों को उस गली की तरफ ना धकेला जाए जिस गली की तरफ अफगानिस्तान में तालिबान को धकेला गया। नहीं सर, मैं तनकीद नहीं कर रहा। आपने कहा ना कि वो हमारे जो कारकुनान है, तो अक्सर एक तनकीद आप पर की जाती है ना कि वो कारकुनान उनकी एज नहीं होती। आपने लेकिन क्लियर कर लिया कि उनकी एज होती है। मैं ये बात तो आपकी अब क्लियर कर दूं मेरे मोहतरम मेरे भाई, आपने अच्छा कि ये पॉइंट लिया। आजादी मार्च के दौरान पूरे मुल्क के मदरसे खुले हुए थे, कोई मदरसा बंद नहीं था, ये पॉइंट नोट कर ले। दूसरा, अभी पिछले हफ्ते यहाँ आपकी कराची में रीगल चौक पे जो मुजाहरा हुआ है, सैटरडे का दिन था, पूरी कराची के तमाम मदरसे खुले हुए थे। मैं खुली आपको ऑफर करता हूँ, चेक कर लें, कोई एक मदरसा भी बंद हुआ और उसके तलबा मेरे प्रोग्राम में आए हूँ। उन मदारस में बच्चे थे, मदारस खुले हुए थे, लेकिन बच्चे तालीम हासिल थे। मदारस खुले हुए थे, पिछले सैटरडे का भी हुआ है ना, 10-8 दिन पहले प्रोग्राम हुआ है। मदारस खुले हुए थे और सैटरडे का दिन था। मदारस में फ्राइडे और थर्सडे की छुट्टी होती है। चले इस तरह की फुटेजेस आपको अगर हमें मौसूल होती हैं आपके अपकमिंग इस धरने में, और वहां पे अगर 18 साल से कम लोग बच्चे होंगे तो आपको जरूर भेजेंगे। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने JUI का मौक़िफ़ पेश किया। हम बात कर रहे थे सर वीडियो ऑडियो स्कैंडल पर और इन तमाम चीज़ों पर। हुकूमत ने भी ये दे दी मरियम साहिबा की मुबैना तौर पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बीबी नहीं है, इसके फोरेंसिक होने चाहिए। क्या वाकई मरियम साहिबा इंस्ट्रक्शन दे रही थी तमाम चैनल्स को कि नहीं देने इनको? देखिए, उन्होंने ये बात तो मानी है कि ये आवाज़ उनकी है, ठीक है ना, लेकिन बात ये है कि बीबी की जो ऑडियो या वीडियो आप बात कर रहे हैं उसका और इसका कोई आपस में मतलब कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, यहाँ जो जस्टिस अरशद मलिक हो, शौकत सिद्दीकी हो, राना शमीम हो, या ये जो ऑडियो क्लिप आई है, ये बराह रास्त हाईएस्ट फोरम जो है इंसाफ का, उस पर उंगली उठी है। और क्या ही अच्छा हो कि हाईएस्ट फोरम इसका नोटिस लेते हुए आज़ादाना, शफाफ
और प्रोफेशनल तहकीकात करा के इस बात की तह को पहुंचे कि आया ये दुरुस्त है या नहीं है। इससे मैं समझता हूं कि ये चहमगोइयां और ये इल्जामात। अच्छा, ये जिस तरह की ये आप बता रहे हैं कि चले जी राना शमीम ने बोल दिया, लेकिन आप पे ही लगाए जा रहे हैं इल्जामात वफाक की तरफ से कि आप ही के तैनात हुए जज हैं। इन तमाम चीजों से आपको लग रहा है इन तमाम चीजों से आपने फिर अदलिया को रिक्वेस्ट भी की कि हाईएस्ट फोरम इस पे सुओ मोटो ले। हम तो यही कहते हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब की सजा में कमी हो सकती है इन तमाम हरकतों से? ये तो आप माजी के जो फैसले हैं, आप जस्टिस अब्दुल कयूम की बात करते हैं, जस्टिस कयूम की बात करते हैं, तो फैसले कल अदम हुए, फौरी तौर पे हुए, तो क्यों नहीं ये भी हो सकता। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि इसकी आजादाना और मुकम्मल तहकीकात कराई जाए, और ऐसी तहकीकात कराई जाए कि जिस पर किसी को शक व शुबे की कोई गुंजाइश ना हो। इससे क्या होगा कि अदलिया पर जो एतमाद है आवाम का। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर सेमिनार में बहुत बात की है, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अमल से यह साबित करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं, और किसी के दबाव में आप फैसले नहीं करते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट मैं तसद्दुक साहब से पूछ लेता हूं। जस्टिस गुलजार साहब ने तो बोल दिया कि हम किसी के दबाव पे फैसले नहीं करते, लेकिन ये इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, ये ऑडियो आना, फिर पुरानी स्टेटमेंट देना, इनसे रिलीफ मिल पाएगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को? और दूसरा ये भी मुझे बताइएगा, आज आप मेरे स्टूडियो में आए हैं, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पीएम साबिक नवाज शरीफ साहब पर तनकीद हुई, उनकी स्पीच पर, होनी चाहिए थी? देखें साजिद, अभी ख्वाजा नज़ीर साहब ने ये बात करी, वही बात जो मुस्लिम लीग करती है, लाजमी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं कि ये चाहते हैं कि वो फैसले हो और वो जज सही हो जो इनके हक में फैसला सही दे। ठीक है, अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस को भी इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज़ाद ना ये करें। अगर ठीक है, अगर उन्होंने इनके मुखालिफ फैसला दे दिया, हक़ाइक़ पे दे दिया, तो ये नून लीग के लिए वो खराब जज हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से नैब का सरबरा ये लेकर आए, जब इनके ऊपर केसेस बने, तमाम चीज हुए, नैब का सरबरा गलत हो गया। ठीक है, असल में नून लीग का और मियां नवाज शरीफ साहब का मसला 88 से ये है कि वो चाहते हैं कि तमाम जितने स्टेट होल्डर हैं, तमाम इदारों के जो सरबरा हैं, फौज समेत, उनके दौर में एक फौज जनरल हार्ट अटैक से मर गया। एक सवाल पैदा होता है कि वो हार्ट अटैक से कैसे बना, बड़ा उस पर आसिफ जंजुआ के हवाले से उड़ा। एक जनरल को उन्होंने बरतरफ कर दिया, दूसरे जब जनरल को बरतरफ करने के लिए आए जनरल मुशर्रफ, तो उस तरह का जनरल नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नहीं, सारा कुछ आइन और कानून के दायरे में होता है ना। हम जो हैं इसके पर जमहूरिया नासिर में पार्लियामेंट अपना किरदार है, कानून का अपना है, अदालतों का अपना है, काम है, फौज का अपना है, ब्यूरोक्रेसी का अपना है। ठीक है ना, जब इन इदारों के अंदर कानून के तहत मुलाकात की जाएगी ना, आप ये थोड़ी एक जनरल मुल्क से बाहर है आप उसको बर्ताव कर दे। हर चीज एक सिस्टम से चलती है ना। सिस्टम को उन्होंने बाईपास हमेशा किया, अदालतों में हमले करा दिए, चीफ जस्टिस सजादुद्दीन शाह ने जान मुश्किल से बचाई, इनका हमेशा से ये रहा है। और आज भी ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब ने भी जो फरमाया वो भी ये बात जाहिर कर रहे हैं। और अभी बेगम सफदर का भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टोटल उनका भी यही था मौकिफ कि ये समझते हैं कि जाती हमारे मुलाजमीन है। तो वफाकी हुकूमत ने जिस तरह तनकीद की है पीएम साहब की स्पीच पर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की स्पीच पर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, क्या उनको ये तनकीद करनी चाहिए थी? पहली बात तो स्पीच ही नहीं होनी चाहिए थी। मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा कि भाई फिर अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर है? चले सर, क्यों आपने स्पीच करवाई सर? पहले मैं जरा नैब चेयरमैन पर वफाकी हुकूमत ने क्रिटिसाइज किया है। चेयरमैन नैब के हवाले से बात करूंगा। उनका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, अगर आपको याद दहानी उसकी करा दूं कि अगर नैब हुकूमती वुज़रा के खिलाफ केसेस शुरू करे तो ये हुकूमत फौरी तौर पर फारिग हो जाएगी। ये बयान रिकॉर्ड पर है। दूसरा ये है कि तमाम हुकूमती वुज़रा के केसेस जो है आपने देखा कि वो बंद कर दिए गए हैं। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सही है, ठीक है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक पार्टी को
जिसको आप पिछले 5 साल से पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग सर नजरबंद रहे हैं और पार्टी मतलब ऑपोजिशन ही कह ली ना, ऑपोजिशन एक पार्टी हो गई ना, चले ठीक है। मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग के तौर पे और उसके बाद अच्छा, भी। गौरी साहब का कहना था कि आप जजेस को हिरासा कर रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देकर आप उनको कैसे बार बार कहेंगे कि जी आपने अदल इंसाफ के साथ फैसला करना है, वो जिस चेयर पर बैठे हैं वो अदल इंसाफ की धमकियां दी हैं, इकबाल एहसान ने धमकियां दी है, शाहिद खाकन अब्बासी ने धमकियां दी है कि बाद में आप घर में हम निकाल देंगे, आप लोग कहां जाओगे। शौकत सिद्दीकी साहब को क्या हमने कहा था? मुझे ये बताइए, शौकत सिद्दीकी साहब को क्या चलो इनके फेवर में था तो उन जजों के नाम ले रहा हूं साहब, 4 जजों की जो ऑडियो आई है क्या हमने रिलीज की है? वो एक इंडिपेंडेंट सहाफी है, नामवर सहाफी है, वो सही है ना जो उनके लिए वो तो सही है सर, सही है। देखिए बात ये है, हम भी इंडिपेंडेंट है, हम नहीं है कि हम पैरोल पे है, हम भी इंडिपेंडेंट है। बात ये है पेरोल पे हैं या नहीं है मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन बात ये है कि अहमद नूरानी साहब ने रिलीज की है, तो वो क्या अहमद नूरानी ने पहले भी माफी मांगी कोर्ट में अगर इसी तरह की हरकतों पे सर। देखिए ना बात ये है कि आप बजाय इसके कि उन पे अब इल्जामात लगाएं, नहीं इल्जामात नहीं है, तो सामने है सर, जो सबूत उन्होंने दिए हैं उसकी नफी कीजिए, अब फिर वो माफी मांगे, पहले नफी करें। सुप्रीम कोर्ट में हम माफी तो कहते हैं कि राना शमीम का मामला हो या अहमद नूरानी का मामला, दोनों अमेरिका और बरतानिया से ये रिलीज हुई है ना, तो आप वहां केसेस कर दीजिए और आपको हर्जाने के तौर पे अरबों रुपए मिल जाएंगे। आप कीजिए इस काम को, अब ना करें मतलब पाकिस्तान में केस ना करें, आप अमेरिका में केस कर रहे हैं अहमद नूरानी पर, फैक्ट फोकस के ऊपर आप केस कर रहे हैं लंदन में राना शमीम के ऊपर, तो आपको तो अरबों रुपए मिल जाएंगे हर्जाने के तौर पे, शायद इससे डैम बनाने में आसानी हो जाए। शैलेश जी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर। और जिस तरह हमने देखा कि मुश्तरका इजलास या जब इस तरह की बात होती है तो अक्सर एक पाकिस्तान की सियासत में फ़ोन कॉल्स का आना और फिर आए नहीं हम लाए गए, तो इस चीज़ को भी ख़त्म होना चाहिए। क्या इसमें कसूरवार पॉलिटिशियंस हैं? क्या वो खुद रवाबित कायम करते हैं रियासती इदारों से? सबसे पहले तसद्दुक़ गौरी साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फ्यूचर नजर आता है आपको, या आपको लग रहा है कि अब इस बार नून लीग भी साइड हो जाएगी और मौलाना साहब तना रह जाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि नून लीग भी साइड हो जाएगी। क्योंकि साइड हो जाएगी कि जो अभी गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ है पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी शिरकत नहीं करी उन्होंने और बीबी मरियम ने भी शिरकत नहीं करी। दो यानी कि बड़े जो कायदीन हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, तो 6000 और मुल्क में होते हुए ठीक है शिरकत ना करना, वीडियो लिंक से खिताब है वो अलग है। ये सारी चीज़ें इनकी अलग सेटिंग चल रही है, मुख्तलिफ ये चीज़ सामने आ रही है ना, ठीक है, तमाम चीज़ें इनकी अलग सेटिंग है। हुकूमत या कोई जो भी ये सारी चीज़ें आगे ला रहा है बैक में जो है, पीपल्स पार्टी अलग खामोशी से बैठ के गेम देख रही है, उनको एक हुकूमत मिली हुई है और आगे वो बिलावल को लाने जा रहे हैं जरदारी साहब। अब इसके अंदर भी जैसे मैंने असलम गौरी साहब से जेयूआई के पूछा कि उनका तो फायदा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का अगर उम्मीदवार होगा तो पीडीएम से वो बीबी मरियम है, ठीक है, मियाँ साहब नहीं होंगे ना, मियाँ साहब अब वजीर आज़म बनना चाहते हैं, ठीक है। अब नून लीग के एक का कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ भी हैं, ठीक है ना, एक ही फैमिली के। अच्छा, बाप जो है अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ, बेटे हैं सूबाई असम्बली में काजिब इख्तिलाफ हमजा शरीफ, ठीक है। अब वजीर आज़म वो बनना चाहते हैं और बेटे पंजाब के वजीर आज़म बनना चाहते हैं, बीच में मरियम है, ठीक है। अब मरियम, अब मुझे ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब मरियम के साथ हैं या शहबाज शरीफ के साथ है ये मुझे नहीं पता है, पूछ लेते हैं। हाँ, और अब इनके साथ जो है पूरा जो ग्रुप मरियम साहबा के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था वो उनका है, नून लीग का, यानी शहबाज वो अपना मियाँ साहब का है, मियाँ साहब के वफादार हैं वो। और जो इधर है राना को हटाकर, राना साहब को हटाकर वो दोनों तरफ है। तो अब ख्वाजा साहब बेहतर समझते हैं कि उम्मीदवार उनका वजीर आज़म कौन होगा,
और ये किसके इशारे पर पीडीएम के जलसे इजलास में, सरकारी इजलास में नहीं गए। चले सर, मैं ख्वाजा साहब से पूछूंगा। ख्वाजा साहब, क्या ये दुरुस्त है? इस तरह की स्टेटमेंट वफाकी वज़रा ने भी दी है कि शीन लीग है, मीम लीग है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। फिर हम देखते भी हैं कि किसी में कोई प्रेसिडेंट होता है, किसी में कोई, जैसे अभी तसद्दुक़ साहब ने कहा कि आप लोग पीडीएम में जा सकते थे, वीडियो लिंक पे नहीं भी आ सकते, आप जा भी सकते थे, इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा। क्या वाकई पीडीएम से आप लोग साइड होने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक शीन का, मीम का, नून का आप जिक्र करते हैं, तो ये तो बहुत सारे लोगों की ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है। अच्छा। लेकिन आज तक इसमें से कुछ निकला नहीं है। अच्छा। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ, बयानिया वही होगा जो पार्टी के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वही प्रिवेल करेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ अच्छा, साहब वो हो। जो बयानिया टकराव का है, क्या उस पर तमाम लोग एग्रीड है? देखिए, बात एग्रीमेंट की है या नहीं है, लेकिन आज तो आपने देखा कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि दीगर सियासी जमातों ने भी, और उसका एक इजहार जो है आपने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी देख लिया, जब अली कुर्द साहब ने तकरीर की 15 मिनट की। आपने तो इतना भी हौसला नहीं था कि मियां नवाज शरीफ को तो आप छोड़िए कि आप अली कुर्द साहब की जो तकरीर है वो ही नशर कर देते। तो वहां बयानिया जो है खुलकर तमाम दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातें और कानूनदान जितने थे वो क्या कह रहे थे, जो बयानिया मियां साहब ने 2017 में। मतलब आपको लग रहा है कि आपके बयानी की जीत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आज हर जमहूरियत पसंद जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है इस मुल्क में, वो इस बयाने पे इत्तफाक करता है। आज आप इस बयानिए पे आप कह रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है, जिस तरह जो भी मामलात हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा, आपको पता है ये कायदे पीडीएम में नहीं गया सर, ये ख्वाजा साहब से पूछे ना। देखिए, बात ये है, इनको इल्म होना चाहिए, माशाल्लाह बहुत कोना मश्क सहाफ़ी हैं। मियां साहब की तबीयत सही नहीं है, और जहाँ तक मरियम साहबा का ताल्लुक है, तो आज के ज़माने में वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस होती है, शिरकत होती है, वो एज गुड एज फिजिकल। तो ये कहना कि वो कोई अवाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा, आप पीडीएम में हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें देखिए ना कौन लोग थे। पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम, पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब एहसन इकबाल साहब, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा जो तर्जुमान है, इससे ज़्यादा आपको और क्या नुमाइंदगी चाहिए? उसके अलावा देखिए, पार्टी ओहदा जो तंजीमी होता है ना, वो सदर, जनरल सेक्रेटरी और ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो सदर की जगह नुमाइंदगी जो है खाकान अब्बासी साहब ने की है, सेक्रेटरी जनरल वहाँ मौजूद थे। तो अगर फर्ज कीजिए मोहतरमा मरियम नवाज साहब अगर शरीक ना भी होती तो कोई ऐसा मसला नहीं। चले, मैं प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम सिर्फ जा रहा है, मुझे कैटेगरी की बताइएगा। लाए गए हैं, फिर फ़ोन कॉल्स का आना, फिर जिस तरह इलेक्शन करीब आते हैं तो लोग अपनी पार्टियों से वफादारियाँ भी तब्दील करते हैं, इस रवायत को भी तो आप लोग ख़त्म पॉलिटिशियन ही करेंगे ना सर? बहुत सारे पॉलिटिशियन तो खुद रवाबित कायम करते हैं रियासती इदारों से, फिर उन्हीं से ही गिले शिकवे हो जाते हैं। देखिए, इस सिलसिले में अगर आप रिकॉल करें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान जो है वो तवातुर के साथ आ रहा है कि हम उनकी मदद नहीं लेंगे और हम अपने तहीं जो है इस काम को निपटाएं। नहीं लेंगे सर? अब आप क्या कहेंगे? तसद्दुक़ गौरी साहब, ख्वाजा साहब ने कहा कोई रियासती इदारों हम तो चाहते हैं कि आपने कहा आजादाना इंतखाबात करवा दें आइन के तहत, आइन और कानून के तहत बिल्कुल शफाफ इंतखाबात करवा दें, हमें कोई गिला नहीं होगा। ख्वाजा साहब का या मुस्लिम नून का कहना यह है कि जहां हम अक्सरियत से जी जाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो आज़ादना इंतखाबात इदारे कराएं, ठीक है, इनका ये। और इदारों से तो वाबस्तगी इनकी जनरल ज़िया से रही है। जब जनरल ज़िया के टाइम में मियाँ साहब जो थे सूबाई वजीर थे, पंजाब के वजीर ख़जाना थे, और आज भी जो सारा गेम बनाया जा रहा है, खेला जा रहा है हुकूमत के खिलाफ, और आइंदा के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, तो इस दफ़ा शेरवानी तो नहीं, अब इस दफ़ा दुपट्टे ही आएंगे, शाल आएंगी माशाल्लाह। तो वो भी पीछे लोग तो वही लोग हैं ना सर, पीछे तो वही लोग हैं। आपको कंफर्म है कि आपने कहा दुपट्टे, और ये मतलब किस तरफ इशारा है? यानी कि आइंदा कैंडिडेट की मरीम नवाज है। अच्छा जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर की तो लाजमी है, एहतरामन खातून है तो उनको चादर और यही पे के साथ आएंगी ना अलफ उड़ाने के लिए। तो इन तमाम के पीछे भी ख्वाजा साहब कह रहे हैं हमारे दोस्त कि हम इदारों से वापसी नहीं, तो इनके पीछे कौन लोग हैं? वही लोग हैं।
जो हुकूमत मैं तो ये कुछ गुजारिश लोग कर रहा हैं, हूं इस इदारे के इधर है, कुछ इधर है, अब उनके कि आप वादात जो इदारों है, को छोड़िए, उन किरदारों को छोड़िए, आप बराह मेहरबानी इस मुल्क को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सर अगर आप हार गए तो सिलेक्शन को फ्री मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने कौन चाहिए। कराएगा आप कौन बताएं? कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कराया ना, मगर अब नून लीग अगर हार गई पूरे मुल्क, यानी पंजाब के अलावा कहां जीती है बेचारी, ठीक है ना, अब वो हार गई है, पंजाब की एक पार्टी बन गई है। मैंने ये कहा कि इस वक्त पीटी तहरीक इंसाफ जो है मुल्क गिर पार्टी है, यानी पूरे पाकिस्तान इससे पहले भी अगर आप देखिए आमराना दौर में, ज्यादा दूर की बात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनी, उससे पहले जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनी, लेकिन जब वो आमिर चला गया तो वो आज कहां खड़े हैं? तो भाई जिनकी बात कर रहे हैं ना, मुल्क पार्टी है, उनका टेस्ट ये होगा कि जब ये सपोर्ट जो है, ये फोन वाली दबाव वाली, ये जब ये खत्म हो जाएगा तब ये अपने पांव पे खड़ी हो सकेगी या नहीं, इन बैसाखियों के बगैर। अच्छा, ये जिस तरह आप लोगों के वज़रा, ये सॉरी आप लोग के जो रहनुमा जो साढ़े 3 साल हो गए हैं, तो आप लोग को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं चाहिए? 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, साजिद आप साहब एक बंदा हमारा नहीं तोड़ सके, इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? कौमी असेंबली में और सेनेट में हमारे नंबर्स पूरे थे। साजिद साहब काफ लीग जो बनी इन्हीं के लोगों ने बनाई ना, चौधरी हमने नहीं बनाई, शुजात तमाम ने बनाई, ठीक है, वो जमीन में बनाई थी, नहीं यानी इन्हीं के लोग आए ना, जमीन की आवाज पे, नूनी के लोग आए ना, पेट्रियट में कौन गया था? अच्छा, पेट्रियट में कौन गया था? पार्टी के लोग आए। तो किसने बनाई थी? आज भी चौधरीयों की सियासत जो है, काफ लीग की सियासत जो है, मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही है। जब आप देखें जनरल मुशर्रफ के साथ वो काफ लीग की गवर्नमेंट में थे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, तो उसमें नायब वजीर आजम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का गैर आईनी, यानी आइन में भी नहीं है, ओहदा निकाल के, जिसके पर FIR पीपल्स पार्टी ने काटी चौधरी परवेज लाई के पर, उसको नायब वजीर आजम बना दिया गया। तो चौधरी आज भी काफ लीग के, देखें नून लीग में मियां साहब की सियासत में और चौधरियों की सियासत में, काफ मैं मुस्लिम लीगियों के हवाले से बात कर रहा हूं, ये एक ही थे। मैं फर्क यही है कि चौधरी जो है वो अपने लोगों को जो उनके साथ खड़ा है उनको नवाजते हैं, ठीक है, वो उनकी सियासत ये कि वो अपोजिशन में कम रहते हैं। अच्छा, नून लीग अलग से लड़ती है और चंद लोग जो एहसन इकबाल जो पहले उम्मीदवार थे वजीर आजम के, वो वजीर आजम नहीं बन सके, अब्बासी साहब बन गए और फला फला, और वही जो लोग हैं राना वो वगैरह, ये यही टोला, यही ग्रुप आपको नजर आ रहा है। और कहां मुस्लिम लीग? चले नेक्स्ट प्रोग्राम में मजीद बहस को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे प्रोग्राम का वक्त एंड हुआ चाहता है, मुझे इंस्ट्रक्शन आ गई है, टाइम पूरा हो गया है, प्रोग्राम का वक्त एंड है और मुझे साजिद हुसैन मेरी टीम को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।